हेलो बेटा, दिस इज विनय। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने हिमांशु पांडे सर की बुक का सोल्यूशन देखना स्टार्ट किया था, क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करते हैं वो देखना स्टार्ट किया था। और हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया जिसका नाम हाइड्रोकार्बन था, जिसमें लेवल 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। बेटा हमने सेम वीडियो सोल्यूशन जीओसी के लिए बनाया, तो आप उसको भी एक बार देख लीजिए। बिकॉज जितने ज्यादा आपके दिमाग में नंबर ऑफ वेज होंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उतनी ज्यादा एफिशिएंट तरीके से आप ऑर्गेनिक के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अपने एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो हमने लेवल 1 कंप्लीट कर लिया था। स्टार्ट करते हैं हमारे लेवल 2 से। चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन। एक विनय जी लिखे हुए हैं, हमारा नाम, इसको हटा देते हैं यहाँ से हम। ठीक है, वहां पे आपको क्वेश्चन दिख क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा क्या है कि स्मॉलेस्ट अल्केन विच कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पजेसेस। मतलब बताओ कि ऐसे कितना छोटा अल्केन बना सकते हो, कितने मिनिमम कार्बन के साथ जो कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है कि उसके पास अंदर क्या होना चाहिए, मिनिमम एक कायरल कार्बन होना चाहिए। अब देखो बेटा, मिनिमम एक कायरल के हम क्या करते हैं, कार्बन बनाते हैं, उस पर एक हाइड्रोजन लगा देता हूँ, उस पर एक मिथाइल का ग्रुप लगा देता हूँ, और उस पर एक क्या कर देता हूँ, इथाइल का ग्रुप लगा देता हूँ, और उसके पास एक प्रोपाइल का ग्रुप लगा देता हूँ। मतलब इस तरीके से CH2 CH2 CH3। तो आप देख सकते हो कि इस कार्बन के पास एक मिथाइल, एक इथाइल, एक प्रोपाइल और एक हाइड्रोजन है। मतलब ये कार्बन कैसा है हमारा, ये हमारा कायरल कार्बन है। कुछ किरल कार्बन बोलते हैं, कायरल कार्बन बोलते हैं, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। ठीक है बेटा, अब ये सब मिनिमम पॉसिबल है आपके पास, इससे मिनिमम आप कार्बन का यूज करके नहीं बना सकते। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन उसने कहा था, देख लिया बेटा कितने कार्बन यूज किया हमने, 1 2 3 4 5 6 7। तो मिनिमम हमने 7 कार्बन का यूज किया, और 7 कार्बन का यूज करके हमने एक कायरल कार्बन बना दिया जो कि क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। अब विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन हैज अ मीसो स्टीरियोआइसोमर। मीसो का मतलब बेटा क्या होता है, मैं समझाता हूँ। मीसो का मतलब क्या होता है कि आपके पास मिनिमम 2 कायरल कार्बन होने चाहिए। मिनिमम कितने, 2 कायरल कार्बन होने चाहिए। सपोज कि यहाँ पे HBr और यहाँ पे भी क्या है HBr, और यहाँ पे लगा दूं मैं CH3, और यहाँ पे लगा दूं मैं CH3। सपोज एग्जांपल लिया हुआ, यहाँ पे देखो कायरल कार्बन है, यहाँ पे देखो कायरल कार्बन है। 2 कायरल कार्बन जिनके अंदर ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 2 कायरल कार्बन हो मिनिमम, और साथ में क्या पोजेस करता हो, उसके पास होने चाहिए प्लेन ऑफ सिमेट्री। मतलब एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन पास होना चाहिए जो कि मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, मीसो कंपाउंड। और मीसो कंपाउंड क्या होते हैं बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, याद रखना। अब ऐसा देखो बेटा, अब ऐसा आपको कहां दिख रहा है। अब ऑप्शन ए देखो बेटा, ऑप्शन ए के अंदर कितना कायरल कार्बन है जरा देख के बताना। बस एक कायरल कार्बन है, तो ऑप्शन क्या है, तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी, सी और डी। अब देखना बेटा, ऑप्शन सी में तो कोई एक ही कायरल कार्बन है, क्योंकि देखो अगर आप ऑप्शन सी को अच्छे से देखो तो इस तरीके से उन्होंने बना के रखा हुआ है, यहाँ पे एक ग्रुप, यहाँ पे एक ग्रुप। ये वाला कार्बन के पास तो 2 मिथाइल तो कायरल होगा ही नहीं, ये वाला कार्बन एक कायरल है, बस तो सिर्फ एक कायरल पर अपने को कितने चाहिए, मिनिमम 2 कायरल। तो बेटा देखो ऑप्शन डी में, देखो बेटा ऑप्शन डी में क्या है, इस तरीके से आप देखो, ओके यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है। अब आप एक चीज नोट करना बेटा कि यहाँ पे 2 कायरल सेंटर तो है हमारे पास, बट ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन। तो जब इसको बीच में से काटोगे तो ये इसका मिरर इमेज या फिर इक्वल हाफ में कट होगा ही नहीं। तो ऑप्शन अपना डी भी कहते हैं। ऑप्शन बी को देखो बेटा, ऑप्शन बी देखते हैं हम लोग कैसा दे रखा है अपने को, इस तरीके से दे रखा है आपको, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक ग्रुप। तो ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है। जैसे आप इसको यहाँ से काटोगे क्या होगा, ये पार्ट इस पार्ट के क्या होगा, इक्वल होगा, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारा मीसो कंपाउंड होगा। तो आपका ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन बी आ गया। ठीक है, अमंग द फॉलोइंग द कंपाउंड विच इज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हमेशा रखना हाइड्रोकार्बन के केस में जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाती है, जैसे जैसे नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे अट्रैक्शन फोर्सेस क्या होते हैं, कम होते हैं। उनकी पैकिंग अच्छे से हो नहीं पाती, और उनके अंदर अट्रैक्शन फोर्सेस कम, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट कम। मतलब कि जितना ज्यादा स्ट्रेट चेन कंपाउंड, जितना ज्यादा लीनियर होगा नेचर में वो, उतना ज्यादा क्या होगा, अच्छी पैकिंग होगी। मतलब कि अगर वो स्ट्रेट चेन कंपाउंड से, तो क्या होगा, उनकी पैकिंग बहुत अच्छे से होगी, और पैकिंग जब अच्छे से होगी तो उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी अच्छा होगा। ठीक है बेटा, तो हमेशा रखना कि ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है हाइड्रोकार्बन के केस में। तो इसमें देखो बेटा सबसे कम ब्रांचेस कहां अवेलेबल है, ऑप्शन सी के अंदर, क्योंकि वो पूरा स्ट्रेट चेन कंपाउंड। आप देख सकते हो ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी क्या होगा, इसके पास सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि आपको बताना है कि प्रोपेन कौन से मेथड से आप बेस्ट तरीके से बना सकते हो। क्वेश्चन आप देख सकते हो वहां पे कि प्रोपेन आप कौन से मेथड में सबसे अच्छे तरीके से बना सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 में बात ऑब्जर्व करना बेटा कि जो ऑप्शन ए दे रखा है, ये कौन सी रिएक्शन है, Na दे रखा है, सोडियम मेटल, ऑब्वियसली बात है, देखो यहाँ पर रेडिकल रिएक्शन होगी।
ऑप्शन बी देखो इलेक्ट्रोलिसिस दे रखा है, कौन सा वाला, कोलब्रुक इलेक्ट्रोलिसिस में भी रेडिकल बनता है इंटरमीडिएट। ऑप्शन सी छोड़ दो, ऑप्शन डी देखो। ऑप्शन डी क्या बेटा, हाँ डी कार्बोक्सिलेशन यूजिंग सोडा लाइम, इसमें भी क्या होता है, इसमें रेडिकल बनता है। तो ऑप्शन ए बी और डी जो है जिसके अंदर क्या है, प्रोपेन बन तो सकता है बट थ्रू इंटरमीडिएट क्या बनेगा, रेडिकल। और रेडिकल आपको पता है कि जो रेडिकल होता है कार्बन रेडिकल, ये हाईली एनर्जेटिक होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो रेडिकल रिएक्शन होती है उनके अंदर नंबर ऑफ बाय प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ज्यादा बनते हैं। मतलब डिजायर प्रोडक्ट तो बनता है बट नंबर ऑफ बाय प्रोडक्ट भी क्या बनते हैं, ज्यादा बनते हैं। बट इन्होंने क्या पूछा कि बेस्ट बताओ किसमें बनेगा, तो बेस्ट बनता है बेटा ऑप्शन सी के अंदर। क्यों बेटा, क्योंकि देखो CH3 होल ट्वाइस CuLi, ये क्या बेटा R2CuLi, ये हमको देता है बेटा CH3 नेगेटिव। CH3 नेगेटिव क्योंकि CH3 एक मेटल से अटैच्ड है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कार्बन पाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो हमको CH3 नेगेटिव क्या मिल गया, हमको एक न्यूक्लियोफाइल मिल गया। अब आप देखो इसकी रिएक्शन नहीं करवा रहा है किसके साथ, CH3 CH2 Br। अब आपको पता है बेटा कि ब्रोमीन कार्बन सारा इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, तो ये अटैक मारेगा यहाँ पे, इसको निकाल देगा एक ही स्टेप के अंदर और ये हो जाएगी हमारी SN2 रिएक्शन। ठीक है, और सिंस यहाँ पे कोई रेडिकल बना नहीं, और इसी वाले केस के अंदर अपने को हमारा प्रोपेन बहुत अच्छी यील्ड में मिल जाएगा। क्यों, इसका रीजन बहुत सिंपल है कि बाकी 3 रिएक्शन में रेडिकल बनता है जिसके वजह से बाय प्रोडक्ट ज्यादा बनते हैं, और यहाँ पे रेडिकल कुछ बन नहीं रहा है। ठीक है बेटा, सिंपल रिएक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 रिएक्शन का नाम कोई बता सकता है, हाँ वेरी गुड। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, जेरी-विट्नॉफ रिएक्शन। मतलब कि जब भी हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्शन करवाएं किसके साथ, एसिडिक हाइड्रोजन के साथ, तो क्या होता है, जो रिएक्शन होती है एसिड बेस रिएक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, जेरी-विट्नॉफ रिएक्शन बेटा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, आपको किस तरीके से रखा है, एक कार्बन है जिसके पास 3 मिथाइल ग्रुप है बेटा, और उसके पास यहाँ पे क्या लगा हुआ है, मैग्नीशियम और साथ में क्लोरीन। तो हमेशा याद रखना जो कार्बन मैग्नीशियम से अटैच होता है उस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो हमको देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे बेटा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो हमको क्या मिलता है, कार्बन आयन मिलता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर। अब कार्बन पे नेगेटिव बहुत अनस्टेबल होता है, बिकॉज कार्बन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल नहीं है, ये एटम नहीं, सॉरी ठीक है, मेटल का नॉन मेटल है तो। ठीक है, तो कार्बन पे नेगेटिव क्या अनस्टेबल, ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है। क्या होता है कि अगर आप इसकी रिएक्शन किसी भी एक एसिडिक हाइड्रोजन के साथ करवा दो, और इन्होंने रिएक्शन में क्या दे रखा है, D2O, मतलब कि DOD, जैसे आपका H2O होता है वैसे D2O हैवी वाटर। तो क्या होता है बेटा, सिंस D ऑक्सीजन से अटैच है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन पे आता है डेल्टा नेगेटिव, यहाँ आता है डेल्टा पॉजिटिव। तो ये जो ड्यूटेरियम है हमारा, ये कैसे काम करता है, ये एसिडिक प्रोटॉन की तरह काम करता है। तो क्या होता है, ये जो कार्बन नेगेटिव है यहाँ से डी को उठा लेता है। ठीक है, और हमारा जो प्रोडक्ट कैसे बन जाता है, CD, यहाँ पे आपका Me, यहाँ पे बेटा आपका Me, और यहाँ पे बेटा Me, और ये आपका बन जाता है प्रोडक्ट। और ये आपका प्रोडक्ट किसमें दे रखा है, ऑप्शन ए के अंदर। ठीक है, बहुत सिंपल है। रिएक्शन का नाम क्या है, जेरी-विट्नॉफ रिएक्शन। और रिएक्शन कौन सी हो रही है, एसिड बेस रिएक्शन, बेस है ये एसिडिक हाइड्रोजन, सिंपल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन मोस्ट इजीली ऑन हीटिंग। अब जो बेटा क्या होता है कि जो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, ठीक है, जो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, उनको जब आप हीट करते हो तो क्या होता है मेनली कि देखो पहले तो बनाता है वो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाता है कार्बोक्सिलेट आयन। फिर क्या होता है, जिसको जैसे ही आप हीट करते हो तो आप देख सकते हो कि देखो ये क्या हमारा, ये CO2 ग्रुप यहाँ से निकल सकता है। CO2 का एक गैस है, एक लिविंग ग्रुप, एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, तो ये क्या यहाँ से लिविंग ग्रुप की तरह निकलना चाहता है। तो क्या होता है कि इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और यहाँ पे ये CO2 के फॉर्म में ये हवा में उड़ जाता है, और साथ में हमको क्या मिलता है, CH3 नेगेटिव। तो देखो बेटा फिर ये नेगेटिव कहीं से H+ का जुगाड़ करके एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। पर एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा यहाँ पे देखने वाला, वो ये है कि यहाँ पे जो CH3 नेगेटिव बन रहा है, ये क्या हमारे इंटरमीडिएट है, मतलब कि ये कार्बन आयन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ज्यादा रिएक्शन की क्या होगी, रेट होगी। ठीक है, तो आप देखो बेटा ऑप्शन ए के अंदर, देखो ऑप्शन ए के अंदर हम लोग बना लेते हैं किस तरीके से, देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव बना लो, देखो इस तरीके से जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, CH3 CH2 नेगेटिव। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, मतलब क्या है, COH को हटाओ, वहां पे नेगेटिव चार्ज रख देने का चुपचाप से। देखो बेटा यहाँ पे देखो सेकंड में क्या होगा, सेकंड में इस तरीके से होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ऑप्शन थर्ड है या सी जो भी बोल लो आप, कैसा होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ऑप्शन फोर्थ में आप देख सकते हो कि बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग पे COH अटैच है, तो बेंजीन रिंग पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा।
अब आप देख सकते हो कि ये जो ऑप्शन सी है उसमें क्या होगा, कार्बन आयन क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप के साथ रेजोनेंस करेगा, जिसके वजह से इसकी कार्बन आयन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। और सिंस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है तो रेट ऑफ डिकार्बोनेशन इसका ज्यादा होगा। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए को बात याद रखना बेटा कि जो बीटा कीटो एसिड होता है, जो बीटा कीटो एसिड होता है, जैसे कि यहाँ पे देखो यहाँ पे COH अटैच था तो ये अल्फा और ये बीटा कार्बन, तो बीटा पे क्या प्रेजेंट है, कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो जो बीटा कीटो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत जल्दी डिकार्बोक्सिलेशन उनका हो जाता है। क्यों? बिकॉज जो कार्बोनाइल इंटरमीडिएट बनता है वो क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, बहुत सिंपल रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, Na डालना है डाइऑक्सिन के प्रेजेंस में और आपको पूछ रहा है कि वो प्रोडक्ट बताओ क्या होगा। ठीक है, बहुत सिंपल रिएक्शन है। नॉर्मल वुड्स रिएक्शन क्या बोलती है कि अगर हम लोग RCl और Na डालें और इन प्रेजेंस ऑफ वापस से एक RCl हो हमारे पास, तो क्या होता है, दो R रेडिकल बनते हैं बेटा और ये R रेडिकल आपस में बॉन्ड बना के R बन जाते हैं। सिंपल है, कुछ नहीं करना, जहां जहां हेलोजन दिखे चिपका डालो। अब क्या होता है बेटा, बात समझना कि सिंस अगर आपके पास सपोज एक ऐसा मॉलिक्यूल है, यहाँ पे क्लोरीन दिया, यहाँ पे क्लोरीन दिया, ठीक है, आप क्या करोगे, यहाँ से क्लोरीन हटाना है, यहाँ से क्लोरीन हटाना है, यहाँ पे रेडिकल बनाना और यहाँ पे रेडिकल बनाना। आप ये मत करना कि आप इसी के एक सेम मॉलिक्यूल के साथ इसको चिपका देना। क्यों? क्योंकि वो जो रिएक्शन होगी इसकी किसी और मॉलिक्यूल के साथ, उसको हम बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन। पर हमेशा याद रखना कि इस रेडिकल को दिख रहा है कि यार अपने घर के अंदर ही रेडिकल है, तो ये क्या करता है, अपने साथ खुद ही बॉन्ड बना लेता है और इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है। तो हमेशा याद रखना कि रेडिकल के केस के अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होती है, फास्ट होती है एज कम्पेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो बेटा आप देख लो, आपको क्या दे रखा है, इस तरीके से एक कंपाउंड दे रखा है, यहाँ पे एक ब्रोमीन दे रखा है, यहाँ पे एक Cl दे रखा है। इन दोनों को हटाओ यहाँ से, क्योंकि Na दे रखा है रेडिकल रिएक्शन, यहाँ रेडिकल, फिर ये रेडिकल इस रेडिकल से क्या होगा, कंबाइन होकर इस तरीके का प्रोडक्ट बना देगा और आपका ऑप्शन आ जाएगा डी। बस एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आपको इस तरीके का कोई रिएक्टेंट दे रखा है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, और आपको बोले कि सेम रिएक्शन आप परफॉर्म करो, तो क्या आप इसको हटा के यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाओगे क्या? नहीं। क्यों? बिकॉज बेटा ये क्या होता है, हाँ, साइक्लोब्यूटाडाइन क्या होता है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, ये बनेगा नहीं, हाईली अनस्टेबल है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको चुपचाप से इसी के एक मॉलिक्यूल के साथ इसको ऐसा चिपका देना, मतलब इसका क्या बन जाता है, डायमर बन जाता है। ये थोड़ा स्पेशल केस था, याद रख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत सिंपल बेटा, आपको एक अल्काइल हैलाइड दे रखा है और अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाना है वो Mg ईथर के साथ, और फिर फर्दर पूछ रहा है कि आपको प्रोडक्ट बताओ, आप प्रोडक्ट क्या बनेगा। बहुत सिंपल सी रिएक्शन होती है बेटा, कुछ नहीं, आपको बस ये याद होना चाहिए कि जब भी हम अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन Mg ईथर के साथ करवाते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। बहुत सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, इस तरीके से यहाँ पे एक ब्रोमीन है और यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन है। ठीक है बेटा, आप क्या डाल दो इसके अंदर, Mg इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ड्राई ईथर। क्यों पता है आपको? क्योंकि अगर आप एक्वस मीडियम लोगे तो यहाँ पे क्या होता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो सकता है। बहुत सिंपल है। अब ड्राई ईथर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो मैग्नीशियम मेटल इसमें क्या होता है, उसको स्टेबलाइज करता है, मतलब ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करता है, इसलिए ईथर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ईथर के अंदर ऑक्सीजन होता है जिसके पास लोन पेयर्स होते हैं। ठीक है बेटा, अब Mg क्या करेगा, यहाँ पे से किसी भी एक ब्रोमीन के पास जाके अपना वो बना लेगा, बना देते हैं भाई। देखो बेटा, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, Mg पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या है, साथ में Br लगा दो। ठीक है, तो RMg एक्स टाइप का बन गया और यहाँ पे क्या लग गया, Br लग चुका है। अब देखो बेटा, ये अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, तो ये किसी और मॉलिक्यूल पर अटैक मारने से अच्छा क्या करेगा, खुद पे ही अटैक मारेगा। क्योंकि मैंने बताया आपको कि जो इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है वो क्या फास्ट होती है एज कम्पेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो ब्रोमीन यहाँ से निकल लेगा चुपचाप और ये आपकी इस तरीके से 3 मेंबर की साइक्लोप्रोपेन की रिंग बन जाएगी। तो ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन डी। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, which of the following alkyl bromide may be used for the synthesis of 2,3 dimethyl butane। अब देखो बेटा बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, पहले तो आप रिएक्टेंट की शक्ल बनाओ कि भाई, तो रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की शक्ल बनाओ कि जिसको बनाना है हमको। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें क्या बोल रहा है, वो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, मतलब इस तरीके से पूछा है, ये ब्यूटेन है आपका, यहाँ पे 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, आपको ये बनाना है और पूछ रहा है कि उस रिएक्शन से बनाना है आपको, और आप बताओ मुझे कि हमें कौन सा रिएक्टेंट यूज करें। बहुत सिंपल देखो बेटा, यहाँ पे बॉन्ड बना है, इसका मतलब क्या है, इस तरीके से यहाँ पे रेडिकल रहा होगा, है ना बेटा, यहाँ पे रेडिकल है मतलब यहीं पे ब्रोमीन लगा होगा, तो बेटा इस तरीके से बना दो ब्रोमीन, और ये आपका इस तरीके से यहाँ पे भी ब्रोमीन। अब देखो ये हमारा रिएक्टेंट है जिसको आप ये यूज करोगे तो आपको जो प्रोडक्ट है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन वो मिल जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन बी। बहुत सिंपल बेटा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, याद रखना। अल्कोनाइट क्या होता है, कोलवेस इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है बेटा,
एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है उसका, कैथोड पे रिडक्शन होता है, याद रखना। एनोड पे हमारी अल्केन की गैस रिलीज होती है, एनोड कैथोड पे H2 गैस। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल चीजें याद रखनी है आपको कि कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस पे बेस्ड है, जिसमें अल्कीन बनता है। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो, अल्काइल हैलाइड फॉर द वुड्स रिएक्शन रिएक्टिविटी पूछ रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल बेटा, बात समझो। सपोज आपके पास एक अल्काइल हैलाइड है जो कि 1 डिग्री का है, एक है जो 2 डिग्री का है, एक है जो 3 डिग्री का। ठीक है, अब तीनों में क्या करते हैं, हम रेडिकल बनाते हैं। ठीक है, अब इसका रेडिकल बनाओ इस तरीके से तो यहाँ पे रेडिकल बनेगा, इसका रेडिकल बनाओ तो कैसा बनेगा, यहाँ पे रेडिकल बनाओ, और इसका रेडिकल बनाओ तो कैसा बनेगा, यहाँ पे रेडिकल बनाओ। ठीक है, अब देखो सेंस क्या होगा, सपोज इनकी रिएक्शन में को करवानी है तो क्या होगा, जब रेडिकल एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, और अगर रेडिकल क्या है, बल्कि है नेचर के अंदर, जो रेडिकल बना है अगर वो बल्कि नेचर का बना है तो क्या होगा, रिएक्शन की रेट बहुत कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मोटे मोटे इंसान एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो वो अच्छे से अप्रोच कर ही नहीं पाएंगे, उनका पेट बीच में आ जाएगा, वो हग ही नहीं कर पाएंगे बीच में एक दूसरे को, है ना। तो क्या होगा कि इनकी बल्कीनेस क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग जितनी कम होगी उतना जल्दी वो एक दूसरे को अप्रोच कर सकते हैं और वो रिएक्शन शो कर सकते हैं। एक और बात याद रखना बेटा, अगर उनकी बल्कीनेस ज्यादा होती है तो वो एडिशन रिएक्शन की जगह पर वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि जितना ज्यादा लेस स्टेरिकली क्राउडेड होगा आपका अल्काइल हैलाइड, उतना ज्यादा क्या होती है रिएक्शन की रेट। तो हमेशा याद रखना ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और 3 डिग्री, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन था, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। रीजन लिख लेना क्या, स्टेरिक फैक्टर। तो ऑप्शन आ गया हमारा ए। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 12 बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि पूछ रहा है फॉलोइंग इज प्लेनर एंड कैन नॉट फॉर्म कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर मतलब कि वो याद है आपको, साइक्लोहेक्सेन का बोर्ड बनाते हैं, हाफ चेयर बनाते हैं, ट्विस्टेड बोर्ड बनाते हैं। ठीक है, वो कब पॉसिबल होता है, जबकि रिंग की साइज क्या होती है, बड़ी होती है, जब नंबर ऑफ एटम्स इन अ रिंग इज मोर। तो बेटा सबसे जो छोटा एटम है वो कौन है, आपका बी वाला। सबसे छोटी रिंग कौन सी, 3 मेंबर की। अब वो 3 मेंबर की रिंग आप देख सकते हो कि भाई साहब इतना छोटा, आप मुझे बताओ इतने छोटे के अंदर क्या ये रिंग ऐसा उछल कूद कर सकती है या फिर कुछ ट्विस्टिंग दिखा सकती है, नहीं दिखा सकती। वेरएज अगर आप बात करो कि 6 मेंबर वाले की, तो देखो बेटा ये आपको पता है, ये इस तरीके से देखो ये बोर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फिर ये हाफ बोर्ड वगैरह, चेयर वगैरह। ठीक है, तो याद रखना कि जितनी छोटी रिंग होती है उतनी फ्लेक्सिबिलिटी उसमें कम होती है। ठीक है, और जितनी फ्लेक्सिबिलिटी कम है उतनी उसके अंदर ट्विस्टिंग हो नहीं सकती, तो वो कैसा होता है, प्लेनर होता है। नीचे में कैसा होता है, प्लेनर होता है। और ये क्या होते हैं, ये नॉन प्लेनर्स होते हैं, क्योंकि देखो बेटा बोर्ड वगैरह बनाओ तो बोर्ड में क्या होता है, चेयर देखो, हाफ चेयर देख लो, सबके सब क्या है, नॉन प्लेनर। तो सिंपल याद रखना, जितनी ज्यादा एटम बढ़ेंगे रिंग के अंदर, मतलब जितनी बड़ी रिंग की साइज होगी उतनी बड़ी क्या होती है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 से पहले आप कुछ नोट करना चाहते हो, नोट कर लो बेटा। इसी अब बेटा हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा चलेगा भाई, 13 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको। देखो बेटा पूछो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हैज अ जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। जीरो एक्टिवेशन एनर्जी, बात बताओ मुझे बेटा, एक को एक कहानी सुनाता हूं, सुनो। एक बंदा ए था जो अपने घर से भाग के आ गया, वो ए, और उसका काम क्या था कि एक लड़की जो घर के अंदर बैठी है बी, उसको वहां से भगाना है उसको। ठीक है, सेकेंड केस क्या है कि ए घर से भाग के आ चुका है और जो बी है वो भी घर से भाग के आ चुकी है, और फिर दोनों को सिर्फ भाग के जाना है। अब मुझे बताओ कौन से वाले केस में ज्यादा एनर्जी लगेगी, इस वाले केस में। क्यों, क्योंकि इस ए वाले बंदे को क्या करना है, इस लड़की को उसके घर से भी भगाना है। और सेकेंड वाले केस में एनर्जी कम लगेगी नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों घर से भाग के आ चुके हैं बाहर, दोनों एक चौराहे पे या फिर एक कहीं पर पॉइंट पे मिल चुके हैं, और वो क्या करेंगे, हाँ वो चुपचाप भाग जाएंगे और अपना शादी वादी कर लेंगे, मजे मारेंगे। ठीक है, तो अब सिंपल याद रखना है कि क्या है, ए को यहाँ पे जाके उससे घर से उठाना पड़ रहा है, ये तो पहले से भाग के आ गए, ये तो आराम से भाग के चले जाएंगे। तो मतलब क्या आपको ये याद रखना है कि जो हाईली एनर्जेटिक स्पीशीज होती हैं वो दोनों आपस में क्या होती है, जल्दी कंबाइन होती है। क्यों, क्योंकि जैसे ही हाईली एनर्जेटिक स्पीशीज दोनों आपस में कंबाइन होंगे, वैसे ही वो क्या फॉर्म कर लेंगे, बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, और बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो उनकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम होती है, क्योंकि उनको क्या होना है, स्टेबल होना है। तो हमेशा याद रखना कि एक रेडिकल जब दूसरे रेडिकल से कंबाइन हो रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे स्पेसिफिक इसी का एग्जांपल ले लूं, जब CH3 रेडिकल और CH3 रेडिकल, देखो बेटा दोनों घर से भाग के आ चुके हैं, मतलब दोनों रेडिकल बन चुके हैं, फिर क्या हाईली एनर्जेटिक है, तो क्या होगा, अगर आपको रिएक्शन कोऑर्डिनेट में देखो इस तरीके से एनर्जी बैरियर क्रॉस करना होता है, रेडिकल से बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है तो यहाँ पे बैठा होगा, तो यहाँ पे बैठा है तो देखो यहाँ पे जो बैठा है उसको बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा या नहीं, यहाँ पे जो बैठा है उसको ये बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो क्या है, ये बेटा इंटरमीडिएट से, ये तो पहले से ही बैठे हुए हैं, तो ये चुपचाप से कन्वर्ट हो जाएंगे इसके अंदर प्रोडक्ट
के अंदर, तो उनको एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो सिंपली कन्वर्ट होगा CH3 तो हमेशा याद रखना जब भी रेडिकल कंबाइन होते हैं उनको जीरो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, क्योंकि वो पहले से ही स्टॉप पे बैठे हुए रहते हैं। ठीक है, अब photochemical fluorination is explosive while iodination is too slow to occur. The reason for this. क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो बड़ा ये आपको पता होगा कि नॉर्मली हम फ्लोरिनेशन नहीं करवाते अल्केन का। ऐसा क्यों होता है, बात समझते हैं। तो क्या होता है कि जब आप फ्लोरिनेशन करवाने निकलते हो अल्केन का, किसका, अल्केन का फ्लोरिनेशन करवाने निकलते हो, तो क्या होता है कि सपोज मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं, सपोज हमें CH4 का फ्लोरिनेशन करवाना, तो H और H, सपोज उसके अंदर मैंने क्या फ्लोरीन रेडिकल डाल दिया, क्या होगा, यहाँ से H निकल के HF बन जाएगा और वो कार्बन रेडिकल बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, एक फ्लोरीन यहाँ लग जाएगा HH और यहाँ पे एक H और ये क्या बन जाएगा HF। अब आप हमेशा याद रखना बेटा, देखो यहाँ पे क्या था, एक CH बॉन्ड था, यहाँ पे क्या था, एक HF बॉन्ड है। ठीक है, मतलब एक CH बॉन्ड टूट रहा है और एक HF बॉन्ड क्या हो रहा है, बन रहा है। हमेशा याद रखना कि HF बॉन्ड की स्टेबिलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो ये क्या हो रहा है, एक अनस्टेबल बॉन्ड से एक बहुत स्टेबल बॉन्ड बन रहा है। अनस्टेबल बॉन्ड मतलब क्या बेटा, रिएक्शन कोऑर्डिनेट में अगर देखूं तो अनस्टेबल बॉन्ड मतलब उसकी एनर्जी इधर होगी, एक स्टेबल बॉन्ड बन रहा है मतलब उसकी एनर्जी कहीं नीचे की तरफ होगी। तो बेटा हायर एनर्जी से जब वो लोअर एनर्जी की तरफ आएगा तो वो एनर्जी क्या करेगा, वो एनर्जी एमिट करेगा, मतलब एनर्जी हाईली एक्सोथर्मिक स्टेप का मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। क्यों, क्योंकि HF का बॉन्ड बहुत ही ज्यादा स्टेबल और बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में इतनी एनर्जी निकलती है कि हाईली एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते और इसके सारे कार्बन का मतलब पूरा टकला हो जाता है। कार्बन जितने हाइड्रोजन है ना, इसके सारे हाइड्रोजन निकल के वहां पर फ्लोरीन चिपक जाते हैं। क्यों, क्योंकि रिएक्शन बहुत ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक हो जाती है। ठीक है, और उसकी रेट को कंट्रोल करना पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हम कार्बन वाले मतलब क्या हाइड्रोकार्बन की कभी फ्लोरिनेशन करवाते नहीं नॉर्मल लाइट वगैरह के साथ। ठीक है बेटा, याद रखना कि HF बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, हाईली एक्सोथर्मिक स्टेप होती है। तो ये याद रखना है कि उसका 14 का ऑप्शन नंबर सी की फॉर्मेशन ऑफ HF इज मोस्ट एक्सोथर्मिक व्हाइल HI इज एंडोथर्मिक। सिंपल सी बात है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि देखो बेटा HI, अब देखो CH बॉन्ड और HI बॉन्ड में ज्यादा स्टेबल कौन है, CH बॉन्ड। तो एक स्टेबल बॉन्ड से एक अनस्टेबल बॉन्ड बन रहा है, तो स्टेबल से अनस्टेबल मतलब क्या, एंडोथर्मिक, एनर्जी गेन करके तो वो नीचे से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो हमेशा रखना कि HF बनता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, HI बनता है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसी वजह से हम इसका फ्लोरिनेशन या आयोडीनेशन करवा नहीं सकते। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हम लोग। तो एक थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ा थोड़ा थ्योरी की नॉलेज होनी चाहिए कि ऐसा क्यों क्या होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 जैसा कि आप देख सकते हैं वहां पे क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। अब जब आप मैं डायरेक्टली ऑप्शन लेगा तो क्योंकि बहुत सिंपल रिएक्शन है। क्यों, देखो ये जो आपको दे रखा है ना PH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O PH, ये क्या होता है, ये एक होता है रेडिकल इनिशिएटर। क्या होता है, इसी की वजह से रिएक्शन स्टार्ट होती है। क्यों स्टार्ट होती है, बिकॉज बात समझो कि ये क्या है, परऑक्सी लिंकेज। यहाँ देखो ऑक्सीजन आपस में है और ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है। क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या होता है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। तो जैसे ही अगर इसके ऊपर थोड़ी सी लाइट आके गिरी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की, या फिर इसको थोड़ा सा भी आपने हीट किया, तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, कैसा, होमोलिटिकली, और यहाँ पे आपको मिलेगा PH C डबल बॉन्ड O रेडिकल। ऐसे दो मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, किसके, इस रेडिकल के। फिर क्या होगा, ये रेडिकल दूसरे मॉलिक्यूल के पास जाएगा, वहां पे रेडिकल बना देगा। मतलब क्या हुआ कि इनिशिएटर का काम करता है, कि रिएक्शन को शुरू करने का काम करता है। ठीक है, इट्स लाइक कि आपने देखा होगा कि बहुत भीड़ है, उसमें एक को ऐसे थप्पड़ मार दो, उसको दिखेगा ही नहीं कौन, वो किसी और को थप्पड़ मार देगा, वो किसी और को थप्पड़ मारेगा, मतलब फिर क्या होगा, पूरी जगह पर लड़ाई चालू हो जाएगी। इनिशिएटर, तो वैसे क्या होता है बेटा, इसी की वजह से तो रेडिकल रिएक्शन इनिशिएट होती हैं। तो ये क्या बोलता है कि प्रेजेंस ऑफ इनहिबिट द फ्री रेडिकल रिएक्शन। गलत है भाई, इनहिबिट नहीं, उसको स्टार्ट करता है। तो डी ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, इनकरेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चेन प्रोपगेशन स्टेप इन क्लोरिनेशन। अभी बताया मैंने कि देखो 16 के अंदर जो ऑप्शन डी दे रखा है वो, उसमें देखो आप देखो ROOR, ये क्या बेटा, ये परऑक्सी लिंकेज है, टूटेगा रेडिकल बनेगा। तो ये क्या बेटा, ये जो स्टेप है इसको बोलते हैं चेन इनिशिएशन। ये इनिशिएट कर रहा है कुछ चीज, तो ये जो प्रोसेस होती है, वाली जो स्टेप होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन स्टेट। और फिर ये चेन इनिशिएशन स्टेट क्या होती है, आगे फिर प्रोपोगेशन होता है, फिर लास्ट में टर्मिनेशन हो जाता है। तो जो ऑप्शन डी है वो क्या है, चेन इनिशिएशन है, तो प्रोपोगेशन स्टेप तो है नहीं, तो आपका ऑप्शन डी आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं बेटा, बहुत सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। An alkane cannot be chlorinated by using which of the following reagent। अब बेटा एक बात समझना, ये क्या कहना चाहता है हमको कि
हाँ, ये क्या कहना चाहता है कि अल्केन का हम क्लोरीनेशन किससे नहीं करवा सकते। बड़े बात समझो, सपोज मैं एक अल्केन लेता हूँ CH3CH3, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ना डबल है ना ट्रिपल है ना कोई और दूसरा आइटम है ना, इनमें इतनी बॉन्ड की पोलैरिटी वगैरह कुछ है ही नहीं। तो अगर आपको यहाँ पे हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाना है, मतलब आपको रेडिकल रिएक्शन ही करवानी पड़ेगी अगर आपको इसका क्लोरीनेशन करवाना है। तो अगर बेटा इसको क्लोरीनेशन करवाना है तो रेडिकल की जरूरत है, मतलब कि जो रेडिकल बना ही नहीं सकते वो कभी ये रिएक्शन शो ही नहीं कर सकते। तो आप देखना बेटा ऑप्शन जो ए है वहां पे तो रेडिकल बनेगा, वेरी गुड, क्लोरीन रेडिकल। ऑप्शन सी वहां भी क्लोरीन रेडिकल बनेगा, ऑप्शन डी वहां भी क्लोरीन रेडिकल बन सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन और पर्टिकुलर जो कार्बन का सॉरी क्लोरीन का बॉन्ड है वो क्या है, वीक है, तो वो इजीली थोड़ी सी भी एनर्जी लेके क्या हो जाएगा, हाँ वो एनर्जी लेके होमोलिटिकली ब्रेक हो जाएगा, वहां पे रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा और रेडिकल बन गया तो वो इसको जाके क्या कर सकते हैं, क्लोरीनेट कर सकते हैं। वेयर अगर आप बात करो HCl की तो इसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसलिए ये भाई साहब कभी भी क्लोरीन रेडिकल नहीं बनाएंगे। अगर क्लोरीन रेडिकल नहीं बनाएंगे तो ये इसका क्लोरीनेशन भी नहीं कर सकते। तो बेटा ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। अब द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन इज, बहुत सिंपल सी चीज है, याद रखना कि क्या होता है कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, स्टेबिलिटी, हाँ ब्रांचिंग से पहले एक काम करो आप, पेंट 1 इन और पेंटेन। अब देखो बेटा पेंट 1 इन 1 2 3 4 5, पेंट 1 इन इस तरीके से बना लो और एक बना लो पेंटेन 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, ये हो गया पेंट 1 इन और ये हमारा हो गया पेंटेन। अब ये क्या हमारा अल्कीन है, ये क्या हमारा अल्कीन है। अब एक बात समझो बेटा, अल्कीन और अल्कीन में ज्यादा स्टेबल कौन होता है, वेरी गुड, अल्कीन ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि हमको पता है कि इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। और इसमें देखो बेटा एक पाई बॉन्ड है, इसमें सारे के सारे क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड। तो बेटा हमेशा याद रखना कि पेंट 1 इन और पेंटेन के बीच में ज्यादा स्टेबल कौन है, पेंटेन ज्यादा स्टेबल, ठीक है। और ये हमको क्या पूछ रहा है, हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर पूछ रहा है। तो हमेशा याद रखना बेटा कि जो जितना ज्यादा क्या होता है अनस्टेबल होगा उसकी उतनी हीट ऑफ कंबशन उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब करेक्ट ऑर्डर ऑफ द हीट ऑफ कंबशन पूछ रहा हूं आपको, तो देखो बेटा पेंटेन, नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन और पेंट 1 इन। एक सेकंड, सॉरी बेटा, चलो सुनो, हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 18 चल रहा था, यहाँ पे 18 लिख देते हैं हम लोग। और तो हमने क्या बोला कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबशन हमको देखना है। एक बात हमेशा रखना बेटा, क्या होता है कि जैसे जैसे ब्रांचिंग जो होती है, जैसे जो ब्रांचिंग होती है वो बढ़ती जाती है, तो क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, किसकी, आपके अल्कीन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। और स्टेबिलिटी बढ़ने की वजह से क्या होता है कि जो हीट ऑफ कंबशन है वो क्या होता है, कम हो जाता है, मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपके हीट ऑफ कंबशन के। तो एक बात समझो, ये पेंटेन है, ये पेंट 1 इन है, ये पेंटेन है, आपको दूसरा उसने दे रखा है, क्या दे रखा है, नियोपेंटेन दे रखा है। नियोपेंटेन बोले तो इस तरीके से 1 2 3 4 5, और आइसोपेंटेन बोले तो इस तरीके से 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये बात देखो बेटा कि सबसे ज्यादा लीनियर कौन है, ये, तो सबसे ज्यादा हीट ऑफ कंबशन इसका होना चाहिए, मतलब कि क्यू, फिर उसके बाद क्या आना चाहिए, उसके बाद आइसो आना चाहिए ये, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग कम है, फिर एस, फिर आना चाहिए आपका ये भाई साहब जो क्या हमारा आर, और फिर क्या आएगा हमारा लास्ट में ये अल्कीन, ठीक है, जो हमारा क्या है पी। तो हमारा करेक्ट ऑर्डर इस तरीके से आ रहा है, ये याद रखना, ब्रांचिंग, डायरेक्टली स्टेबिलिटी, इनवर्सली टू द हीट ऑफ कंबशन, ठीक है बेटा। अब अरे यार बोलते बोलते खांसी आ रही है, तो जल्दी खत्म करते हैं आज का ही, उसके बाद ही फिर देख लीजिए। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल टेक प्लेस विद एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनिमम एनर्जी इन द फॉर्मेशन ऑफ, मतलब क्या पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा कार्बन ब्रोमीन वाला बॉन्ड है जिसके अंदर मिनिमम एनर्जी की लाइट से वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। एक बात समझो बेटा, ये जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्या बनता है, कार्बन रेडिकल और ब्रोमीन रेडिकल। अब ये कार्बन रेडिकल जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना जल्दी ये बॉन्ड क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है ना बेटा। क्यों, क्योंकि ब्रेक होने के बाद जो रेडिकल बन रहा है वो क्या है, स्टेबल बन रहा है। तो मतलब जितना ज्यादा स्टेबल रेडिकल बनता है
आपका ये बॉन्ड के होमोलिटिक ब्रेकिंग के बाद उतना ही ज्यादा क्या, उतनी कम एनर्जी इसको ब्रेक करने में लगेगी। ठीक है बेटा, मतलब इट्स लाइक कि आपको मम्मी ने बोला कि मार्केट जाके कुछ काम करके ला, बट मार्केट में आपको जाना पसंद नहीं, बट आपने बोला मार्केट में आपका दोस्त भी रहता है, तो क्या होगा, अगर आपका दोस्त मार्केट में रहता है तो आप चुपचाप चले आओगे, वरना क्या, अगर आपका दोस्त नहीं रहता तो मम्मी को आपको एक्स्ट्रा ब्राइबिंग देनी पड़ेगी कि बेटा 2-3 रुपए ले और लेके जा मार्केट जा अपने। ठीक है, तो मतलब इट्स लाइक कि जो प्रोसेस हो रहा है वो प्रोसेस होने के बाद जो चीज बनती है अगर वो स्टेबल है तो वो प्रोसेस होने में एनर्जी क्या बनती है, एनर्जी क्या लगती है, कम लगती है। तो अगर रेडिकल ज्यादा स्टेबल है तो यहाँ पे जो एनर्जी लगेगी इस रेडिकल के बनने में वो क्या लगेगी बेटा, कम लगेगी। ठीक है, वही हमको बताना है। तो सिंपली आपको क्या करना है कि जितने भी कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड है वहां पे कार्बन पे रेडिकल बनाओ और वो रेडिकल की स्टेबिलिटी देख लो। जो कार्बन का रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वही क्या होगा हमारा, उसी बॉन्ड को ब्रेक करने में सबसे कम एनर्जी लगेगी। तो बेटा देख लेगा ऑप्शन ए, देखो बेटा हमारा चल रहा है क्वेश्चन नंबर 90, इसमें ऑप्शन ए जो है हमारा इस तरीके से है कुछ, यहाँ पे आपका रेडिकल बनेगा, ये 1 डिग्री रेडिकल है, फिर एक ऑप्शन बी दे रखा है उन्होंने इस तरीके से, यहाँ पे वापस से 1 डिग्री रेडिकल बन गया, यहाँ पे ऑप्शन सी दे रखा है इस तरीके से, यहाँ पे 2nd डिग्री रेडिकल है, ऑप्शन डी दे रखा है यहाँ पे जहाँ पे उन्होंने एक 3 डिग्री रेडिकल बनाया। बेटा वो 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये 2 डिग्री रेडिकल है, ये 3 डिग्री रेडिकल। अब तो बेटा रेडिकल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं, तो मिथाइल ग्रुप क्या करेंगे, यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप होंगे वो प्लस आई से क्या करेंगे, हाँ रेडिकल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेंगे। तो जितने ज्यादा प्लस आई के ग्रुप होंगे, मतलब जितना ज्यादा डिग्री ऑफ रेडिकल होगा वो उतनी ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब यहाँ पे जो ब्रोमीन वाला बॉन्ड है, कार्बन ब्रोमीन वाला बॉन्ड, इसको तोड़ने में क्या लगेगी, एनर्जी कम। क्यों, क्योंकि तो बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे जो रेडिकल बनता है उसकी स्टेबिलिटी क्या है, इन चारों में सबसे ज्यादा है। ठीक है, 20 फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल इजीएस्ट इन, वही सिंपल है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा इजी किसके अंदर है। अब इजी बेटा कब होगा, जब आसानी से वो बॉन्ड टूट जाए, क्योंकि जितना आसानी से बॉन्ड टूटेगा उतना आसानी से रेडिकल बनेगा, सिंपल सी बात है। अब आसानी से बॉन्ड टूटेगा कब, जब बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। वही बात बताता हूं मैं आपको, जो बड़ा 4 केस लेते हैं, 1 2 3 और 4 केस लेते हैं, जिसमें क्या है, एक बच्चा 1 साल का, और 1 साल के बच्चे ने पहले वाले केस में 10 साल के बच्चे से फ्रेंडशिप किए, सेकेंड में 20, थर्ड में 30 साल के बंदे से फ्रेंडशिप किए, और चौथे में 50 साल के बंदे से फ्रेंडशिप किए। मुझे बताओ बेटा सबसे ज्यादा, सॉरी यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको छोटा फिगर लिखता हूँ, 1 लिखता हूँ। ठीक है, अभी बात समझो बेटा, जैसे जैसे इस आदमी की एज क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है, वैसे वैसे उन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, कम होगी, ऑब्वियस सी बात है। क्यों, क्योंकि सेम एज के साथ हमारा क्या होता है, इंटरेक्शन ज्यादा अच्छे से हो जाता है, तो उनकी हमारी बॉन्डिंग क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। तो मैं पूछूं कि अगर आप मम्मी ने बोला कि बेटा वो अंकल से बात करना छोड़ दे, तो वो सबसे इजीएस्ट कौन से वाले केस में बात करना छोड़ देगा, ऑप्शन 4 वाले में। क्यों, क्योंकि देखो बड़ा इसकी एज क्या बहुत ज्यादा, मतलब बहुत बड़ा आदमी है उसकी उम्र से, तो वैसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों का बॉन्ड को ब्रेक करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। वैसे ही बेटा देखो, कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन और कार्बन आयोडीन, आप मुझे बताओ फ्लोरीन इतना, क्लोरीन इतना बड़ा, आयोडीन इतना बड़ा और ये इतना बड़ा, मतलब क्या हो रहा है, एटम का साइज बढ़ते आ रहा है। जैसे एटम का साइज बढ़ते आता है वैसे जैसे यहाँ पे जो बॉन्ड है, बॉन्ड की जो एनर्जी है वो बेटा कम होती जाती है। मतलब कि बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी क्या लगेगी, कम। मतलब बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, कम, क्योंकि देखो एक एटम बहुत बड़ा है, दूसरा एटम क्या छोटा है। तो हमेशा याद रखना कि ऑप्शन आप 20 में देखो, ऑप्शन डी देखना, ऑप्शन डी में क्या है, वहां पे कार्बन आयोडीन का बॉन्ड है, मतलब वो इजिली ब्रेक हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा 20 का डी। ठीक है बेटा, कमेंट करके डाउट पूछो, कोई दिक्कत है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियोस को शेयर करो, और आपको अगर और आगे दूसरे चैप्टर्स के लिए चाहिए तो कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय कृष्ण।